डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डीयूईटी के लिए करंट अफेयर्स, ये एक डिमांड वीडियो है। ऑफ कोर्स मैंने सीयूईटी के लिए भी करंट अफेयर कंपाइल किया था 2 पार्ट में। इसमें कुछ चेंजेस हैं। एक तो डीयूईटी के लिए थोड़ा सा मैंने इसको एक तो कंबाइन कर दिया है एक मैराथन वीडियो में, दूसरा इसको थोड़ा स्टैटिक से कनेक्ट करने की ज्यादा कोशिश की है और कुछ नई बातें भी मैंने इसमें जोड़ी है डीयूईटी को ध्यान में रख करके। सो आई होप कि ये सबको बहुत पसंद आएगा और आपको हेल्प होगी, एक्चुअल रियल हेल्प होगी डीयूईटी जो अभी 1-2 दिनों में 3-4 दिनों में होने वाली है। सो लेट अस बिगिन। एंड सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं केवल डीयूईटी के लिए, क्योंकि ये कंपाइलेशन है करीब 6 महीने, फरवरी से लेकर जून तक के जिस समय में क्वेश्चन ये सब बनाए गए हैं उस पीरियड का, जून जुलाई तक के कंपाइलेशन है करंट इवेंट का। सो लेट अस बिगिन। ये तो मेरा कहना एकदम अभी भी कर्तव्य है, क्योंकि अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि सर आपकी लास्ट मिनट गाइड, इसलिए जबकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अभी 4 दिनों में भी यदि बेस्ट कोई रिसोर्स हो सकती है, इनफैक्ट एक दिन में आप 3 बार इस गाइड से रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप इस गाइड को देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें वो चीजें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में पुश कर सकती है आपके होने ना होने में। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अमेजन पे अवेलेबल है, आप इसको ले लीजिए। बहुत लोग अब सीख गए हैं पीडीएफ उसको कन्वर्ट करके प्रिंट आउट लेना, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि सर मैं कर पा रहा हूं और पढ़ने में तो मजा आता ही है किंडल पे। मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आप अमेजन पे जाके सीधा लिखिए पॉल साइंस हेल्प और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सभी बुक दिखेंगे, उसमें से आप तीनों 1500 ऑब्जेक्टिव भी दिखेंगे, जो पीजीईटी की गाइड भी दिखेगी और ये भी बुक दिखेगी। आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए और किंडल ऐप पे पढ़िए। अब आइए क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। जैसा मैंने आपको कहा है कि मैंने क्वेश्चन इस ढंग से सेलेक्ट किए हैं इसमें जो, देखिए डीयूईटी में एक बात ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, कि कोई भी आपको सीधा सीधा करंट इवेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है। ये वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका स्टैटिक से लिंक हो। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में सीधा पूछा जा सकता है, बट अदरवाइज नहीं। तो आपको हमेशा जोड़नी है अपने जो जो किताबी जो ज्ञान होती है, इसको स्टैटिक कहते हैं, उससे। लेकिन फिर भी यदि आपको बहुत सारे नॉलेज हैं उस पीरियड का, तो आपको अदरवाइज हेल्प होगा ओवरऑल समझने में। सो लेट अस बिगिन। विच इज द टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर नेशन ऑफ इंडिया? ऐसा कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको इससे कुछ फायदा हो जाए। देखिए, जो इंडिया जो ट्रेड करता है, ब्लॉक को छोड़ दीजिए, यूरोपियन यूनियन एशियन को छोड़ दीजिए, यदि नेशन की बात कीजिए तो अभी भी टॉप पे जो है चाइना है। वैसे मैंने जिस समय में ये क्वेश्चन बनाया था उस समय में यूएसए टॉप पे आ चुका था, लेकिन अभी फिर चाइना नंबर 1 पे हो गया, यूएसए 2 और यूएई 3। तो ये 3 कंट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है याद रखिए। यूनाइटेड अरब अमीरात कितना इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा ऐसा नाता है कि तीसरे नंबर पे यूएई है। और अभी एक बात और याद रखिए कि यूएई के साथ हम लोगों ने सेपा साइन किया है। सेपा जो है सबसे ज्यादा कंप्रिहेंसिव, जिसको इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें फ्री ट्रेड होती है 2 कंट्री के बीच में। हम लोगों ने इसके पहले सेपा जो है साउथ कोरिया और जापान के साथ किया था, और तीसरी कंट्री जो बनी है यूएई बनी है सेपा जिसमें किया। ये भी पूछा जा सकता है। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू फॉर क्वाड? पहले तो क्वाड क्या है ये ज्यादा आपको पूछा जा सकता है, ये नहीं कि इसके लिए क्या सिग्निफिकेंट इशू है। क्वाड आपको पता है कि क्वाड मतलब होता है 4। तो इसमें 4 जो नेशन है, यूएसए है, इंडिया है, और उसके अलावा जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको ज्यादा पूछने के चांस है कि क्वाड में कौन 4 कंट्री हैं। और क्वाड के लिए जो सबसे बड़ा इशू जो है वो चाइना का जो हेजेमनी है इंडो पैसिफिक ओशन में। इंडो पैसिफिक ओशन वो है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो मिला हुआ, उसके जो रिम कंट्री है, वो सब रिम नेशन ऑफ इंडो पैसिफिक कहलाते हैं। आयोरा आप याद कर सकते हैं, आयोरा, IORA। तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना अपनी धाक जमाता है, उसको काउंटर करने के लिए यूएसए का जो प्रयास है वो क्वाड के फॉर्म में सामने आता है। हु इज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर नेशन? अभी हाल में ये एक सर्वे जो हुई, मतलब जो हम लोग, ये रिसेंट है, मतलब जब यूक्रेन वॉर के बाद, तो एक बहुत ही एक अनोखी चीज सामने आई कि रसिया जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट जो है क्रूड ऑयल सप्लायर नेशन बन गया। उसके पहले हम लोग केवल 1% यूक्रेन वॉर के पहले रसिया से तेल खरीदते थे अपने नीड का, अब वो बढ़ करके 22% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली कितना फायदा हुआ है रसिया के थोड़ा सा साथ देने से, जहां एब्सटेन कर लेते हैं। अभी भी हाल में भी जो यूएन में रिजोल्यूशन हुआ, उसमें भी हमने रसिया को हेल्प करते हुए एब्सटेन किया, मतलब कि हमने उनके अगेंस्ट में वोट नहीं किया।
उसका हमें फल मिला कि रसिया ने काफी तेल सप्लाई कम कीमत पे हमें किया। लेकिन जो लार्जेस्ट तेल जो हम खरीदते हैं वो सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं। सेकेंड नंबर पे इराक आता है और थर्ड नंबर पे जो है, अब तो सेकेंड नंबर पे खैर रसिया आ गया है, फिर इराक आता है और यूएई आता है। ये सबसे हम ईरान से भी लेते हैं हम लोग। लेटेस्ट क्वाड मीटिंग कहां हुआ है ये आपको पूछा जा सकता है। ये 24 मई को जापान में हुई है लेटेस्ट क्वाड मीटिंग। तो ये सब पूछने लायक क्वेश्चन है। 2+2 टॉक भी पूछने लायक है DUET में। इसमें यह पूछा जा सकता है कि 2+2 टॉक जो है वो कौन कौन करते हैं दोनों कंट्री से। ये मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक होती है, दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर 2.2 टॉक में जुड़ते हैं। तो ये यहां पे एक क्वेश्चन बन गया कि डिफेंस एंड फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, सॉरी, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर। जो भी लेटेस्ट जो 2+2 हुई है यूएसए के साथ हुई है, ये अप्रैल 11 को हुई है वॉशिंगटन डीसी में। अब इसमें आपको यह भी पूछा सकता है कि इंडिया के तो आपको पता है कि श्री जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। वहां से आपको पता है कौन है? एंटोनी ब्लिंकन है और ऑस्टिन लॉयड हैं। आप देख लीजिए, मतलब डिफेंस सेक्रेटरी एंड जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यह भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया 2+2 टॉक जो है यूएसए के अलावा जापान के साथ कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है, यस, रसिया के साथ भी कर चुका है। तो 4 कंट्री के साथ हम लोगों ने 2+2 टॉक किया है। चाइना के साथ हमारा कोई 2+2 टॉक नहीं हुआ है। विच इज नॉट वन ऑफ द फॉल आउट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए, रसिया यूक्रेन के बीच में जो है वॉर हुई है, अभी भी चल रही है। वो वॉर खिंच गई है, मार्च से शुरू हुई थी और इसमें 6 महीने हो गए हैं। उसका विश्व ने जो सबसे दंश झेला वो 2 चीजों पे झेला। क्या था? एक तो ग्लोबल फूड क्राइसिस हुई और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुई। इसके अलावा आर्म रेस को इसने बढ़ावा दिया, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन की बात होने लगी। लेकिन एक चीज का कोई इस पे कोई खास नाता नहीं है कि इंडिया रसिया का रिलेशन पे इस पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि वो बनी रही और उसका हमें फायदा भी मिला। तो इसलिए नॉट यहां पे दिया है, तो यही होगा। तो ये 3 जो है उसके फॉल आउट रहे। इन इंडिया सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लीजिए, ये पूछा जाने लायक है। ये DUET में पूछा जा सकता है। इसके अलावा DUET में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। इस बार सरकार ने फैसला लिया है गुड गवर्नेंस वीक बनाने का। जिस वीक में 25 दिसंबर पड़ेगा, उसमें यहां ये भी आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे जो है वो 25 दिसंबर को, उस दिन पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे, ये किसी एग्जाम में भी हाल में पूछा भी है, 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है 5 जून को। उसका कारण यह है कि इस बार हम लोग 50वीं जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में फर्स्ट UN समिट ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था। यह भी एक क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है, DUET या कहीं भी पूछा जा सकता है। अब यहां आइए, कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये पूरे न्यूज में काफी रहा क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और जो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वो झगड़ते रहे। फिर सेंटर से भी तानातानी दिल्ली की हुई है। दिल्ली और पुडुचेरी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ये इस स्पेशल स्टेटस है क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जिसमें कि चुनी हुई सरकारें हैं। बाकी यूनियन टेरिटरी जो है आपको पता है प्रेसिडेंट वो सीधा रूल करते हैं थ्रू ए एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है वो किस आर्टिकल से गवर्न होता है। वो आर्टिकल है 239AA। और 239 आर्टिकल देखिए क्या है। इसमें 2-3 चीजें जानिए। पहले 239 को देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में है। ये कहता है सेव एज अदरवाइज वो छोड़ दीजिए, एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। एक चीज समझिए, यूनियन टेरिटरी सीधा प्रेसिडेंट शासन है। इसका मतलब किसका शासन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट तो आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से चलता है। इसका मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का शासन है। तो यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एन एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विथ सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर वो नियुक्त करता है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में
वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है यूनियन टेरिटरी का, जिसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। जैसे लक्षद्वीप में प्रेसिडेंट कहते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर ही कहते हैं, उसका नाम ही एडमिनिस्ट्रेटर है, जबकि दिल्ली में उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो ये उसी के तहत जो है दिल्ली में भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करते हैं। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी ये अलग है, क्योंकि इसके लिए देखिए 239A बनाया गया, फिर 239AA बनाया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके अमेंडमेंट से इसमें दिल्ली और पुडुचेरी में चुनी हुई लेजिस्लेचर जो डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं वो आए, और उनको हेड करने वाला एक जो है वो चीफ मिनिस्टर बना। तो चीफ मिनिस्टर जो है केवल चुनी हुई पुडुचेरी और दिल्ली में ही केवल हैं, और कहीं पे नहीं है। Which famous USSC judgment is related to right to abortion? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब DUET पूछे या नहीं, हो सकता है किसी और तरीके से पूछे, लेकिन कहीं और पूछा सकता है। वो है रो वर्सेस वेड। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट USA की 1973 में इसने ये कहा था इस जजमेंट में कि एबॉर्शन जो है एक इंटीग्रल राइट है वुमेन का, और उसको जो वहां के जो स्टेट हैं, 50 स्टेट वहां हैं, वो अपने कोई कानून बना के उसको उस अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट उसको रोकेगा यदि कोई उसको रोकता है वुमेन के उस अधिकार को कि एबॉर्शन करा सकती है। इस पे जो वहां कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसमें काफी रोष हुआ था, क्योंकि वहां पे उसको भ्रूण हत्या माना जाता है कि एक जीव हत्या आप कर रहे हैं। तो ये जो टसल है बिटवीन कंजर्वेटिव और लिबरल वो चलता रहा, और अभी वहां के सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव डायरेक्शन में झुक गई है, क्योंकि जो मेजोरिटी मेंबर है वो कंजर्वेटिव है। और आपको पता है कंजर्वेटिव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, वो रिपब्लिकन होती है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो उस समय में डेमोक्रेट होंगे वो मेजोरिटी में, उसको पलट दिया और स्टेट को कहा कि अब आप कर्टेल कर सकते हैं, बहुत सारे कानून और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आप राइट टू एबॉर्शन पे लगा सकते हैं। इसको लेकर के पूरे अमेरिका में जो है तहलका मचा हुआ है, लोग जो है निकले हुए हैं सड़कों पे, वुमेन राइट्स वाले और लिबरल एंड ऑल। तो रो वर्सेस वेड। मिशन कर्मयोगी क्या है? ये एक 2022 में, पहले ईयर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसको क्रोनोलॉजिकल भी अरेंज करने दिया जाता है। ये एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। मतलब उनको बदलते हुए परिवेश के अनुसार उनको ऐसा ट्रेनिंग देना है जिससे कि वो बदलते हुए परिवेश में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया। इसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। मिशन कर्मयोगी, इट इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। नेम ऑफ द साइक्लोन विच हिट्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन मई 2022। तो ये तो क्वेश्चन शायद पूछा भी जा सकता है। इसका नाम जो है असनी है, बस याद कर लीजिए। आपको पता है कि साइक्लोन का जो नेम दिया जाता है, यदि आप नेट पे जाकर रिसर्च करें तो आपको बहुत मजेदार मिलेगा। इसका नेम पहले से फिक्स होता है और उसको अल्फाबेटिकली नेम दे दिया जाता है। मतलब आपको पता है कि यदि ये साइक्लोन आएगी इंडिया में तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये आपको पहले से पता होता है। वन कंट्री टू सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। वन कंट्री टू सिस्टम जो है रिलेटेड है चाइना से, और ये है क्या? वहां पे देखिए, चाइना में दो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब जो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। एक है हांगकांग, दूसरा है मकाऊ। दोनों के अपने अपने इतिहास हैं। हांगकांग आपको पता है कि 1997 में चाइना को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद चूंकि वो इंग्लैंड का वो हिस्सा था, तो वहां एक बहुत ही लिबरल काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी बनी। लोगों को काफी लिबर्टी थी जो एक इंग्लैंड में होता है। हांगकांग उस टाइप का समाज बना। चाइना जैसा कंजर्वेटिव तो नहीं था। तो वहां पे चाइना ने उन लोगों को, ब्रिटेन से जो समझौता हुआ था, ये कहा कि आपको पूरी आजादी होगी, जिस तरह से आप जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। और उसको कहा गया वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब आप हैं तो चाइना के पार्ट, लेकिन यदि आप हांगकांग में रह रहे हैं तो आप पे अलग रूल लागू होंगे जीवन जीने के। आप क्या पहन सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या देख सकते हैं, किस तरह से आप आउटिंग कर सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, इन सब चीजों की एक खुलापन जो है वो आप उनको दिया गया। वही मकाऊ में भी दिया गया। लेकिन धीरे धीरे करके चाइना उस पर अपना सिकंजा कसते जा रहा है। ये भी एक तरीके का एक वहां पे लोगों में बेचैनी है। उसके लिए अम्ब्रेला मूवमेंट भी वहां पे 2019 में हुई थी, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। धीरे धीरे लोगों को फील हो रहा है कि वो एकदम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब वन कंट्री टू सिस्टम से बदल के वन कंट्री वन सिस्टम ना कुछ साल में हो जाए।
विच इज इनकरेक्ट अबाउट JCPOA। JCPOA जो है कई तरीके से DUET के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसको ईरानियन न्यूक्लियर डील कहते हैं, जान लीजिए। इट्स फुल फॉर्म इज ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये बेसिकली हुआ ये था कि वेस्टर्न कंट्री जो है वो बहुत डरते हैं ईरान से कि वो कहीं न्यूक्लियर बम ना बना ले। ईरान एक अजीब कंट्री भी आपको पता है, क्योंकि वहां पे थियोक्रेटिक रूल है, मतलब एक रिलीजियस रूल है, और वो एक शिया कंट्री है, बहुत कट्टर भी है। तो अमेरिका से उसका तानातानी चलता रहता है, सऊदी अरब से भी उसका तानातानी अरब वर्ल्ड में भी चलता है। तो अमेरिका और उसके साथी दोस्त जो कंट्री है वेस्टर्न यूरोप के, उन्होंने ये कहा कि चलो एक समझौता करते हैं कि हम ये कहेंगे कि तुम पे इतने सारे जो हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए, वो हटा लेंगे, लेकिन तुम जो है वो एकदम प्रण करो कि तुम कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे, और अपनी सारी जो संस्थानें हैं न्यूक्लियर प्लांट की, उसको IAEA के सुपरविजन में डाल दोगे। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ईरान इसके लिए राजी भी हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि मई 2018 में ईरान नहीं, USA जो है उसने विड्रॉ कर दिया JCPOA से। ट्रंप उस समय, तो उन्होंने कहा हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते, ईरान पे हमको भरोसा नहीं है, और उसके चलते पूरा ये न्यूक्लियर डील जो है वो खटाई में पड़ गया। अभी उसको जर्मनी फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब सही है। इट्स फुल फॉर्म इज ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, commonly known as the Iran nuclear deal or Iran deal. It is an agreement on the Iranian nuclear program reached in Vienna on इतना 2015 between Iran and P5+1। P5+1 क्या है, ये नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूं। P5 तो परमानेंट 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 1 जो इसमें डिनोट करता है वो जर्मनी को डिनोट करता है। तो P5+1 ये भी पूछा सकता है। यहां पे आपको जो है ASEAN+3 भी आपको पता होना चाहिए। ASEAN+3, इस 3 में कौन है, नेट पे देख लीजिए। ऑपरेशन ऑफ विच एक्ट स्टैट्यूट वॉज पुट ऑन होल्ड बाय SCI रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक स्टैट्यूट को, एक कानून को कहा कि अब इस पे अभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा जब तक कि इस पे पुनर्विचार नहीं होगा। और वो बहुत कंट्रोवर्शियल जो है सेडिशन लॉ था अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। 124 ऑफ IPC जो है बस बेसिकली ये कहता है कि यदि आप मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट यदि आप घृणा फैलाते हैं, डिसहार्मोनी पैदा करते हैं, तो उसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इस टाइप की आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब वहां पे एक बहुत थिन लाइन है कि क्या सरकार और देश में फर्क होता है, यानी इस पे होती है। ये चूंकि अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो उस समय में जब विदेशी सरकार थी तो उसके अगेंस्ट में यदि कोई बात करता था तो उसको देशद्रोह माना जाता था। लेकिन जब हमारी अपनी सरकार है, आप जॉन लॉक को याद कीजिए, जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं और हटाते भी हैं, तो उस सरकार की बुराई करना तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? तो इस बात पे जो है, इस पे काफी विवाद हुआ कि ये इस एक्ट को नहीं होना चाहिए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब इस पे कोई एक्शन, अभी कोई इस पे किसी को इसके अगेंस्ट में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसके यहीं पे आप जो है 66A के बारे में भी जान लीजिए। 66A जो है वो जो साइबर एक्ट है, इसको IT एक्ट बोलते हैं, 2000 बाद में अमेंड भी हुई है, उसका जो एक पार्ट था, इसमें यह कहा गया था कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई यदि आप कमेंट करते हैं, उससे कोई डिसहार्मोनी होती है, किसी को ठेस पहुंचती है भावना को, तो आपको उस पर एक्शन लिया जा सकता है। वो इतना कंटेंसस हो गया था कि वो उसका पॉलिटिकल यूज होने लगा। किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है किसी राज्य में, यदि उसके अगेंस्ट कोई कह दिया तो उसको गिरफ्तार कर लो। फिर दूसरी पार्टी कहीं और राज कर रही है, उसके अगेंस्ट किसी ने कह दिया तो उसको कर लो। फिर इसमें रिलीजियस एंगल भी आ गया। तो इन सब के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में इसको एबोलिश कर दिया था कि इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब इसके अगेंस्ट कोई गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी तमाम जो पुलिस ने पूरे इंडिया में, स्टेट में, उसको गिरफ्तार करते रहे लोगों को। अब भी सभी पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आगे इस पे कोई FIR नहीं होगी, और जितने लोगों को FIR हुई है 66A पे उसको ड्रॉप किया जाए। इससे ये भी मतलब एक डिनोट होता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के आदेश को भी धत्ता बता देती है। अब ये क्वेश्चन जो है 14वां ब्रिक्स समिट जो है कहां पे हुआ, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है। DUET में भी पूछा सकता है। ब्रिक्स से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसकी 23-24 जून को जो है हुई है बैठक। बीजिंग में नहीं हुई है, ये वर्चुअल हुई है। बेसिकली ये जो है बीजिंग इसको होस्ट किया था। यहां ये भी इंटरेस्टिंग है जानना कि इसका जो होस्ट नेशन होता है वो ऐसे चलता है, पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। तो अब अगला जो है साउथ अफ्रीका करेगा, और साउथ अफ्रीका पर फिर ब्राजील करेगा। तो चाइना होस्ट था, लेकिन ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस से 23-24 जून को, ब्रिक्स।
विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, ब्रिक्स पे एक बात बता दूं, मैं पिछले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के कंट्री ने अभी एक मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हम लोग भी यूरोपियन यूनियन की तरह, यूरो जैसे वहां पे एक करेंसी आई है, उसी तरह की यहां हम लोग एक करेंसी लॉन्च करेंगे। अब देखिए इस पे आगे क्या होता है। इसके अलावा मैं ASEAN+3 जो है, मैं अपने मेमोरी से बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा था नेट पे देखिए। इसमें जो है साउथ कोरिया है, जापान है और चाइना है। चेक कर लीजिएगा ASEAN+3 में ये 3 कंट्री, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इसमें से आपको ये बताने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो अपने दुनिया में, एशिया में भी है, जो माइनॉरिटी है, इथनिक माइनॉरिटी, वो उनकी बड़ी समस्या रहती है, उनको बहुत सताया जाता है कहीं भी, यदि वो एब्जेक्ट माइनॉरिटी में हो। जैसे रोहिंग्या जो है वो बर्मा या म्यांमार में उनको सताया जा रहा है, वो भाग के बांग्लादेश आ गए, कुछ लोग इंडिया भी आ गए, और उस पर यहां भी विवाद होते रहता है। चकमा पीपुल जो है बांग्लादेश में है। चेचन जो है चाइना में नहीं है, ये रसिया में है, ये भी एक इथनिक माइनॉरिटी है। और उगिर मुस्लिम पे तो इतना अभी हंगामा हुआ है, ये जिंग जियांग प्रोविंस जो है चाइना का, उसमें उगहिर मुस्लिम रहते हैं। जिंगजियांग प्रोविंस जो है वो, उसकी बॉर्डर सटती है पाकिस्तान इंडिया से, तो वहां ऑफ कोर्स मुस्लिम है, लद्दाख से भी सटती है, तो उसको उगहिर मुस्लिम कहते हैं। वहां पे चाइना उस पर जो है अत्याचार करता है। और अभी वो न्यूज में इसलिए आ गया उगहिर मुस्लिम, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं, उस समय में माइकल बेकले थी, जो चिली से आती थी, उन्होंने वहां विजिट किया और एक रिपोर्ट दिया यूनाइटेड नेशन को कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उस पर जब बहस के लिए वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, तो इंडिया ने चाइना को हेल्प करते हुए एब्सटेन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। रोहिंग्या मुस्लिम का आपको मैंने कहानी बता ही दी कि उससे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन खराब होते हैं, बांग्लादेश म्यांमार के रिलेशन खराब होते हैं, और एक काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है। यहां आपको एक बात बता दें कि इंडिया जो है, जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसको उसने साइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया कोई जिम्मेदारी नहीं लेता UN के लॉ के तहत कि रिफ्यूजी को अपने यहां वो देगा, आश्रय देगा। विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव रिजर्वेशन टू OBC इन पंचायत इलेक्शन। ये MP है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंचायत इलेक्शन में अभी तक OBC को रिजर्वेशन नहीं था। आपको पता है SC ST और वुमेन को यहां रिजर्वेशन है, लेकिन OBC को रिजर्वेशन देने के लिए 3 क्राइटेरिया रखे गए थे कि कमीशन बिठाया जाएगा, फिर SC BC जो या OBC है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें भी जो क्रीमी लेयर है उसको हटाया जाएगा, लाइक दैट। तो वो सब जो है MP ने किया और वो फर्स्ट स्टेट बना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जी रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है, ये आपको पूछा जा सकता है। जी रोहिणी कमीशन जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनके सब कैटेगराइजेशन के लिए, क्योंकि उसमें इतने सारे कास्ट आ गए हैं, तो उसमें भी लेयर वाइज करने के लिए जी रोहिणी कमीशन जो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए बनी थी। अब यहां आपसे पूछा जा सकता है, ये स्टैटिक से जोड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आर्टिकल 340 के तहत जी रोहिणी कमीशन आई थी। आइए आर्टिकल 340 को पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। The President may by order appoint a commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes, blah blah, और बहुत कुछ है इसमें। लेकिन मेन बात है कि आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को देखेगा और उसके उत्थान के लिए जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा। इसी के तहत जो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी आर्टिकल 340 के तहत, उसका नाम था काका कालेलकर कमेटी 1953। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड कमेटी जो बनी वो मंडल कमीशन थी, जिसके चेयरपर्सन BP मंडल थे। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको बनाया था। ये 11 साल तक तो धूल खाती रही, लेकिन 1990 में VP सिंह ने अचानक जो है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू कर दिया। उससे पूरी इंडिया में एक तरह से आग लग गई, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच की लड़ाई और स्टूडेंट एंड ऑल। हम लोग जानते हैं कि वो फिर मंडल और उसके काउंटर करने के लिए जो मंदिर की जो पॉलिटिक्स हुई, तो मंडल पॉलिटिक्स वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स, कई लोग स्लैंग में कहते हैं, या मंदिर पॉलिटिक्स, मतलब एक तरफ जात की राजनीति, एक तरफ धर्म की राजनीति, और वो द्वंद्व अभी भी चल रहा है इंडिया में। तो ये सारे आर्टिकल 340 से रिलेटेड है, जिसके तहत जी रोहिणी कमीशन को बिठाया गया। एक और अभी स्टैटिक से जोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में 3-4 महीने पहले राजीव गांधी का वन ऑफ द हत्यारा जो था, जो षड्यंत्र रटा था, उसका नाम था पेरारी वेलन। पेरारी वेलन को जो है उसने मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसमें हुआ यह था कि पेरारी वेलन ने जितना उसको सजा काटना था उतना उससे ज्यादा वो काट चुका था। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है बार बार
अपने कैबिनेट के फैसले के तहत वो रिकमेंड करती थी कि उसको जेल से छोड़ दिया जाए, गवर्नर को कहती थी, लेकिन गवर्नर उस पर बैठे हुए थे। वो कभी बोलते थे हम प्रेसिडेंट से सलाह लेंगे, कभी बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे। अंत में हार थक करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर बाउंड है, जब वहां तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको छोड़ने के लिए कह रही है, उसने अपना सजा भी पूरा कर लिया, फिर गवर्नर क्यों उस पर बैठा हुआ है? तो उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए उसको छोड़ने का आदेश दिया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को 142 आर्टिकल के तहत मिलती है। ये आर्टिकल क्या कहता है? Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery etc. The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as it necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. मतलब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को मीट करने के लिए यदि उसके सामने कोई मामला आता है तो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जिसको कि बाध्य होगा मानने के लिए। मतलब एक तरह का वो एग्जीक्यूटिव बन जाती है एक पल के लिए और वो ऑर्डर कर देती है कि छोड़ दो इसको। तो ये आर्टिकल 142 है, इसको आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। और उसी आर्टिकल को यूज करते हुए पेरारी वेलन को छोड़ने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। विच इज इनकरेक्ट अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये एक नया एक तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है या कह लीजिए संस्था, ये यूएसए ने बनाया, इसका नाम आईपीईएफ है। इसमें 14 जो है इंडो पैसिफिक नेशन अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो इट इज प्रपोज्ड फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी फॉर इंडो पैसिफिक अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए। इट हैज बीन इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज आरसीईपी। आपको पता है आरसीईपी में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसमें नहीं किया, वो चाइना स्पॉन्सर्ड है। तो उसके काउंटर में आईपीईएफ को लॉन्च किया गया है। आईपीईएफ में 4 पिलर है, मतलब 4 इसके कंपोनेंट हैं। एक है डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इसमें एक सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब कह लीजिए ट्रेड है। इंडिया ने अभी डिसाइड किया कि हम ट्रेड वाले पिलर से जो है इसमें हट रहे हैं। तो एक ये भी थोड़ा सा खटास जैसी पैदा होगी कि इंडिया उससे हट गया। इंडिया आईपीएफ को ज्वाइन कर चुका है तो ये गलत है, लेकिन हमने ट्रेड पिलर से अपने को हटा लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां होती है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। ऐसा पूछा जा सकता है, आपको पता है ये डावोस स्विट्जरलैंड में होती क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूरी दुनिया भर के जो टॉप इकोनॉमिक लीडर्स हैं वो वहां जमा होते हैं और बातें करते हैं कि कैसे दुनिया को और इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए। लेकिन इसको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का शोकेस माना जाता है और उसके अगेंस्ट में हर साल वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक होती है। इस बार कहां हुई मुझे नहीं पता है। ये ब्राजील में ये संस्था शुरुआत हुई थी 2000 सबके आसपास में, और उसकी बैठक एक बार मुंबई में भी शायद हुई है। और ये वहां पे ये था कि वर्ल्ड को कैसे एक अच्छी दुनिया बनाई जाए, ना कि वर्ल्ड को कैसे जो है और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस बनाया जाए। दोनों में फर्क समझिए, वर्ल्ड सोशल फोरम वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। In which autonomous region of China Uyghur Muslim minority are allegedly facing repression by Chinese government? तो मैंने आपको बताया Xinjiang रीजन, और ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा कि कैसे जो रिपोर्ट उसने कितना डिस्प्यूट पैदा किया, और उस रिपोर्ट पे जब वोटिंग हुई तो इंडिया उस पर एब्सटेन किया, चाइना को एक तरह से हेल्प किया। कौन है चीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? ये तो हमेशा दिखते हैं, इंडिया में भी आए थे अभी, उनका नाम भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, टेड्रोस एधनॉम गैब्रेयेसस। तो आप इसको रख लीजिए। यहीं पे जो है आप जितने भी इस तरह की यूएन एजेंसी के जो चीफ हैं, आईएईए के चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, ओसीएचसीआर जो होती है उसका मतलब होता है ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो पहले माइकल बेकले थी जिन्होंने की ये रिपोर्ट दिया था उगिर मुस्लिम पे, वो उनका कार्यकाल जो है 30 सितंबर को खत्म हो गया। तो 1 अक्टूबर से वोल्का टर्क जो है, वोल्का टर्क ये जो है बने हैं OHCHR। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो हैं उसके चीफ हैं फिलिपो ग्रैंडी, उसको शॉर्ट में UNSCR कहा जाता है। IMF की चीफ हैं क्रिस्टलिना जियोर्जीवा एंड वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं डेविड मालपास, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ हैं नॉग्जी ओकिंजो एवला। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो वर्ल्ड को चलाते हैं फाइनेंशियल जो आप एंकर कर सकते हैं, उसमें से 2 जो हैं लेडी हेड कर रही हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप? ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है क्योंकि हाल में प्राइम मिनिस्टर ने इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और ये आर्टिकल
263 के तहत सेटअप किया जाता है। 263 मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, खास करके इसको पढ़ लीजिएगा कि इनका काम क्या है इंटर स्टेट काउंसिल का। इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच मे हैव अराइजन बिटवीन स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाए, या सब्जेक्ट इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट्स हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कुछ स्टेट एक तरफ हो, यूनियन एक तरफ हो, उसके झगड़ा हो जाए। मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट, इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। मतलब एक तरह से स्टेट के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रहे, यही काम इंटर स्टेट काउंसिल का है। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट भी, जिसको एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हेड करते हैं दिल्ली में। इसके जो इंटर स्टेट काउंसिल के जो हेड होते हैं, जो चेयर करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, याद रखिएगा। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिप्टो, और इसको जो कंस्टिट्यूट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। इसके बारे में पढ़ लीजिए। ब्लॉकचेन मतलब इस टाइप का, मतलब ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने एक कोई ट्रांजेक्शन किया अभी, तो उसमें पूरा टाइम, ट्रांजेक्शन का पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, और जब नेक्स्ट कोई ट्रांजेक्शन उसी से रिलेटेड होगा तो आपका पुराना वाला उस पर चिपक जाएगा, पूरा उसका डेटा रहेगा। इसी तरह पुराने सारे ट्रांजेक्शन जो है एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है। मतलब आप देख सकते हैं कि इस आइटम में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कब हुए हैं, किसके द्वारा हुए हैं, और सब इनक्रिप्टेड होते हैं। इसलिए ये जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत सारे कंट्री कई चीजों के लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में करने लगे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जैसे एनएफटी के लिए एंड मेनी अदर के लिए। यहाँ पे जो मेटावर्स है उसको भी जान लीजिएगा, यदि आपको नेट पे मेटावर्स, ये सब पूछा नहीं जाएगा। बॉट के बारे में मैंने बताया, AR VR, ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये सब जानना चाहिए। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो मैंने बता ही दिया है 5 जून को, और ये भी मैंने बता दिया कि 50वां हम इसकी वर्षगांठ बना रहे हैं, पढ़ लीजिए उसको। स्टॉकहोम प्लस 50 बोलते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था फर्स्ट ह्यूमन एनवायरमेंट पे यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में मीटिंग, और उसके बाद ही बनी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। इस बार का जो स्लोगन है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का हुआ है ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर। ये दोनों, इसको स्लोगन को भी याद कर सकते हैं। स्टॉकहोम प्लस 50 मैंने बता ही दिया, ये पहला वाला पढ़ लीजिए, ये है। विच कंट्री इज लाइकली टू गेट प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 इन दिसंबर, ये है हमारा कंट्री इंडिया। ना ही हम केवल G20 के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन हम SCO के भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे 2023 में। अभी SCO के प्रेसिडेंट जो है उज्बेकिस्तान है, अभी G20 का प्रेसिडेंट इंडोनेशिया में, जहां पे कि नवंबर में बैठक होने वाली है G20 की। उसके बाद प्रेसिडेंटशिप इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगी, और अगली जो बैठक होगी 2023 में, वो दिल्ली में होगी इंडिया के चेयरमैनशिप। विच इंडियन ऑथर वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर नॉवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन फॉरेन लैंग्वेज। ये जो रेत समाधि है, इसको जो है बुकर प्राइज मिला फॉरेन लैंग्वेज में, और इसको लिखने वाले जो हैं गीतांजलि श्री हैं, तो इसको याद कर लीजिए, शायद कहीं पूछ दे। सेंट्रल विस्टा क्या है, ये लोगों के लिए भी हाल में ओपन किया गया है। सेंट्रल विस्टा है रिवैम्पिंग द इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड नियर रायसीना हिल, जहां राष्ट्रपति भवन उसको रायसीना, उसको थोड़ा रिवैम्प किया गया है, उसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं। जो जहां राजपथ था उसको बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी याद रखिए। व्हाट इज PM श्री स्कूल, तो PM श्री स्कूल जो है मॉडल स्कूल है अंडर नेशनल एजुकेशन प्लान 2020। जैसे पहले नवोदय विद्यालय बना था राजीव गांधी के टाइम में, वैसे ही मोदी जी के टाइम में अब वो PM श्री स्कूल कहलाएगा। व्हाट इज आजादी का अमृत महोत्सव, ये है हम 75वां जो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो 75 साल को आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया, और 75 से जो 100 साल जाएंगे उसको भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है DUET के लिए, क्योंकि इस साल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो आर्टिकल 54 में लिखा है। आपको ऐसा भी पूछा सकता है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है, वो है आर्टिकल 54। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस के, केवल इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, और फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो यहां देखिए ये तो होगा नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यही होगा बी।
अब यहां पे देखिए आर्टिकल 66 मैंने दिया है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। वाइस प्रेसिडेंट, ये भी पूछा सकता है कौन सा आर्टिकल संबंधित है। ये भी पूछा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन वोट करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को केवल एमपी वोट करते हैं, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, याद रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। आर्टिकल 65 भी इंपॉर्टेंट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट किसी कारण से या तो बीमार हो जाए या वो उसका डेथ हो जाए या कोई भी कारण से वो हट जाए, इंपीचमेंट हो जाए लाइक दैट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ तक प्रेसिडेंट के लिए एक्ट कर सकते हैं। उस समय में उनको सारे वो अधिकार होंगे जो प्रेसिडेंट को हैं, लेकिन उस बीच में वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पे काम नहीं करेंगे। ये भी बात ध्यान रखने की, ये भी पूछा गया है। ये आर्टिकल 65 है, तो आर्टिकल 65, 66, 54 इन सबको पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। अब यहां पे देखिए कि जो इंडिया में जो करंट जो टॉप ऑफिसेज हैं उसके इनकम्बेंट का नाम यहां दिया गया, रख लीजिए। राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, मतलब इलेक्शन जो कमीशन है उसके हेड। सुमन बेरी जो है वाइस चांसलर हैं नीति आयोग के। परमेश्वरन अय्यर जो है सीईओ हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग में डे टू डे काम हेड जो होते हैं सीईओ होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो उसके एक तरह से हेड होते हैं, लेकिन टॉप हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, याद रखिएगा। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसलिए असली हेड जो है वो वीसी ही होते हैं, और डे टू डे जो काम करते हैं वो सीईओ करते हैं, जो परमेश्वरन अय्यर हैं। जीसी मुर्मू जो है भारत के सीएजी हैं। सीएजी आपको पता है आर्टिकल 148 में है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है, आपको पता है आर्टिकल 76 के तहत। यूयू ललित अभी तक जो है सीजेआई है। नेक्स्ट सीजेआई की भी जो है रिकमेंडेशन हो गई है, वो जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे, ये भी आप याद कर सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा। प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो एक्टिंग जो है लोकपाल हैं, ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच, चूंकि मैंने बनाया था, तो लोकपाल है, एक्टिंग लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। और वी अनंता नागेश्वरन जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर के। ये सबको याद कर लीजिए। इसी तरह से ये भी याद कर लीजिए कि अभी जो जो न्यूज में थोड़ा रहे हैं या हाल में इलेक्ट हुए हैं, हाल में जर्मनी के ओलाफ स्कॉल्स हैं, यहां उनका फोटो है, यहां नाम भी दिया गया है। टर्की के एर्दोगान हैं, जो अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा न्यूज में रहते हैं। हंगरी में एक लेडी जो है कैथलीन नोवाक जो है वो बन गई हैं वहां की हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं कैरिल रामाफोसा, आप इनको यहां देख सकते हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो रानिल विक्रमसिंघे हैं, जो वहां प्राइम मिनिस्टर भी कई बार रह चुके हैं। और एलिजाबेथ बोर्ने जो हैं, ये बहुत साल बाद, 30 साल बाद फ्रांस की कोई औरत प्राइम मिनिस्टर हुई तो प्राइम मिनिस्टर हैं। और एंथोनी अल्बेनीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। और यून सुक यूल जो हैं वो नए राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। इन सबको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो कुछ तो हम लोगों ने पहले देख लिया, उसका एक तरह से रिपीटेशन है। जो वर्ल्ड में जो कुछ संस्था हैं उनको कौन हेड करते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल, जो सबसे टॉप पोस्ट होता है यूनाइटेड में, ये आप यहां देख सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आईएमएफ की चीफ हैं। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं। और नोगोजी ओकनवा इयोला जो है डब्ल्यूटीओ के चीफ हैं। उर्सला वॉन्डर लैन जो है वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, तो समझिए यूरोपियन यूनियन के एक तरह से हेड। एंड जेम्स स्टॉल्टनबर्ग जो हैं वो अभी न्यूज में भी थे, क्योंकि नाटो ने कहा कि हम यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत देने की कोशिश करेंगे कि रसिया उस पर एयर से अटैक ना कर सके, तो ये नाटो के जो है हेड हैं। और फिलिपो ग्रैंडी जो हैं, आप देख सकते हैं, यूएन रिफ्यूजी कमिश्नर हैं ये। और राफेल ग्रॉसी जो हैं ये आईएईए के चीफ हैं, जैसी पोआ अभी मैंने आपको बताया। और वॉल्कर टर्क जो है ये नए जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं आफ्टर माइकल बेकले। तो इन सबको याद आपको रखना चाहिए। यही लोग अभी दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, टॉप ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। ये प्रेसिडेंटशिप है, आपने भी देखा कि इंडिया को G20 का मिल रहा है, उसके अलावा SCO का मिल रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन हेड हैं,
G7 के जो हेडक्वार्टर भी मैंने दे दिया, कोई हेडक्वार्टर इसका परमानेंट नहीं है, जर्मनी अभी इसको प्रेसिडेंटशिप है। G77 अभी G20 का इंडोनेशिया के पास, आपको मैंने बताया। G77 जो डेवलपिंग नेशन अंकटाड के टाइम में बना था, उसका यूएन के न्यूयॉर्क में ही, जहां यूएन का हेडक्वार्टर वहीं उसका हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान अभी उसको हेड कर रहा है। एससीओ जो है हेडक्वार्टर इसकी बीजिंग में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उज्बेकिस्तान अभी उसको हेड कर रहा है, इंडिया नेक्स्ट हेड करेगा। एशियन जो है उसकी हेडक्वार्टर जकार्ता एंड कंबोडिया। ब्रिक्स का संघाई, चाइना, अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका के सभी कंट्री का एक एसोसिएशन है, उसका अदीस अबाबा कांगो में है। कैरीकॉम जो है वो जो कैरिबियन नेशन है उसका एक एसोसिएशन है, वो उसका गुयाना जॉर्ज टाउन में है, सूरीनाम उसको हेड कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट जो है पूरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, उसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, उरुग्वे इसको हेड कर रहा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, या देख लीजिएगा OIC, इस्लामिक नेशन का ग्रुप है जो कि 57 मेंबर इसमें है, और यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे ज्यादा मेंबर इसमें है। उसको उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में है और उसको हेड कर रहा है चैड। और ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसमें एशिया के काफी कंट्री हैं, अरब देश के और भी कुछ हैं, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के भी, उनकी हेडक्वार्टर वियना में है, और कुवैत अभी उसको हेड कर रहा है। ये सबको भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में आपको। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप। ये तो चलिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन ये वाला जरूर पढ़ लीजिए कि इंटर स्टेट काउंसिल अभी जो रिसेंटली जो किया गया है रिकंस्टिट्यूट, उसको पढ़ लीजिएगा। ये वाले इंपॉर्टेंट है कि अभी ज्ञान बापी मॉस्क पे इतना हंगामा हुआ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विच एक्ट वॉज इन न्यूज इन द वेक ऑफ डिस्प्यूट ऑन ज्ञान बापी। कौन सा एक्ट जो है उसके वो न्यूज में आ गया, वो था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये हुआ क्या था कि ये जब बाबरी मस्जिद वाला इशू हुआ था, उस समय में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेके आई, तो उसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जैसा जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर था, मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, चर्च था, उसको कोई अब छेड़खानी नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा, जिससे कि वो झगड़ा फिर से ना हो जो बाबरी मस्जिद में हुआ। अब इसको जब ये ज्ञानवापी मॉस्क का मामला आया, तो मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि भाई इसके अनुसार तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर अभी विवाद हुआ, वो कोर्ट में गई और अभी भी उसे फैसला भी एक तरह से नहीं हो पाया है, और इस एक्ट के अगेंस्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो ये पूरा एक्ट ही बहुत विवादास्पद हो गया। अब ये दो को फिर से एक बार मैं याद दिला रहा हूं कि सेक्शन 66A और सेक्शन 124A आईपीसी का और ये आईटी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड या एबोलिश किया, आपको पता होना चाहिए, मैंने डिटेल में बताया कुछ स्लाइड पहले। What is the name of drug control act under which high profile film actors were booked? अभी आपने देखा आर्यन खान को कैसे पुलिस पकड़ी, और फिर उसके पहले रिया चक्रवर्ती, और उस पर काफी हंगामा हुआ, और जो सुशांत राजपूत का डेथ हुआ था। तो ड्रग को लेकर के पूरे साल 2 साल काफी हंगामा हुआ है, और एक ऑर्गेनाइजेशन इसके चलते काफी जो है न्यूज में आ गई, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नारकोटिक ब्यूरो। तो नारकोटिक ब्यूरो, और वो किस एक्ट के तहत काम करता है? उसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? NDPS एक्ट। तो NDPS एक्ट के तहत जो है नारकोटिक ब्यूरो काम करती है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है इसी तरह का कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो पूरे अभी न्यूज में रहती है, विरोधी पक्ष कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के आम तरह काम करती है, गवर्नमेंट कहती है कि ये हम क्लींस कर रहे हैं सिस्टम को, जितने करप्ट लोग हैं उसको हम पकड़ रहे हैं। इस पे भी चलिए पॉलिटिकल विवाद होती है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किस एक्ट के तहत जो है वो काम करता है? उस एक्ट का नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये आपको पूछा जा सकता है, दोनों एक्ट। अवार्ड जो है, जो अभी ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज तो 2022 के निकल गए हैं, लेकिन चूंकि अभी निकले हैं, ये क्वेश्चन तो जून में ही सेटअप हो फिक्स हो गया होगा, बन गया होगा, सेट हो गया होगा। तो पिछले साल का जो नोबेल प्राइज है पीस, केवल मैंने कहा है, आप याद कर लीजिए, मारिया रेसा एंड डेमेट्री मोरटोव, रसिया के, और ये किसके हैं? ये भी एक ईस्टर्न ब्लॉक के ही कंट्री के हैं। लिटरेचर में जो है अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है, तो ये दो को ही आप याद कर लीजिए। ऑस्कर जो है उसमें बेस्ट फिल्म कोडा को मिला इस साल का। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, जिन्होंने थप्पड़ मार करके ज्यादा बदनामी कमाली, नाम से ज्यादा इन्होंने स्टेज पे थप्पड़ मार दिया जो कंपेरर था उनको। बेस्ट एक्ट्रेस का जेसिका चैस्टेन को, और बेस्ट डायरेक्टर का जेन कैंपियन फॉर पावर ऑफ द डॉग। ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2021 का है, ये पीछे चलता रहता है। पोएट नीलमणि फूकन को मिला है। सरस्वती सम्मान जो है पोएट राम आदर्श मिश्र को मिला है।
फिल्म अवार्ड इंडिया में नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसका बेस्ट फिल्म सुराराई पोट्टू को मिला। एंड 51 दादा साहब फाल्के बाद रजनीकांत, और 52nd अभी जस्ट डिक्लेयर हुआ जो आपको नहीं पूछा सकता वो आसिया पारेख को मिला है। स्पोर्ट्स जो पिछले साल में हुई है या इस साल में जो पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो लॉन टेनिस में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देख सकते हैं राफेल नदाल, फ्रेंच ओपन राफेल नदाल, तो 2 तो इन्होंने ही जीत लिया नादाल। विंबलडन जो है नोवाक जोकोविक, एंड यूएस ओपन जो हुई उसको किसने जीता, एक शायद 17-18 साल के बच्चे ने जीत लिया, उसका नाम भी मैंने बताया था, मैं भूल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप 2018 के विनर फ्रांस हैं। इस साल 2022 में कतर में जो है वो हो रही है वर्ल्ड कप फुटबॉल, ये भी आपको जानना चाहिए। यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 का इटली ने जीता, कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता, चैंपियंस लीग जो क्लब के बीच में चैंपियनशिप लीग होती है यूरोप के क्लब के बीच में, उसको रियल, यूरोप नहीं पूरे ही समझ लीजिए, यूरोप यस यूरोप, केवल यूरोप का ये नहीं, साउथ अमेरिका के भी, तो ये पूरी क्लब जो दुनिया भर के जो टॉप क्लब होते हैं उनकी चैंपियंस लीग होती है, उसको रियल मैड्रिड ने जीता। क्रिकेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में लास्ट हुआ था, इंग्लैंड ने जीता। T20 2021 अब तो ऑस्ट्रेलिया में फिर हो रही है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता। विच वर्ल्ड लीडर वॉज रिसेंटली इन्वॉल्व इन पार्टीगेट इशू, पार्टीगेट मतलब कोरोना के काल में उन्होंने अपने घर में पार्टी कर ली, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, और भी कारणों से इनको अपना पद से हाथ धोना पड़ा, और फिर जो है इन दोनों के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनने के लिए, लीज ट्रस और ऋषि सुनाक जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, हम लोगों की नजर थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया, लीज ट्रस बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर यूरोप की मार्गरेट थैचर के बाद। ये है मारियो द्रागी जिनको अभी रिजाइन करना पड़ा, और एक कोई वुमेन वहां पे जो एक्सट्रीम राइट विंगिस्ट हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो अब बनेंगी वहां की प्राइम मिनिस्टर। अभी तक तो ये हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने दूसरी बार इलेक्शन तो जीता लेकिन इनकी बहुमत इनको पार्लियामेंट में नहीं मिल पाई, इसके चलते इनको थोड़ी कठिनाई वहां पे हो रही है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, इनको कौन नहीं जानता है लेकिन इनका नाम जान लीजिए, किंग जॉन उन, जो कि मिसाइल छोड़ते रहते हैं, न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं, एक आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, एक अजीब कंट्री जिसको पूरे वर्ल्ड ने आइसोलेट कर दिया फिर भी वो आराम से रह रहे हैं, और उसके लोग पूरी तरह से इनके पक्ष में झुके हुए हैं। वेयर COP27 इज शेड्यूल, कॉप जानते हैं आप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कौन से पार्टी, जिन्होंने साइन किया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको जो साइन किया था 1992 में, वो पार्टीज कहलाया, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये जो नेक्स्ट कॉप हो रही है उसको COP27 कहते हैं, वो होगी शर्म अल शेख इजिप्ट में। उसके पहले जो 26th कॉप हुई थी COP, वो ग्लासगो यूके में हुई थी। आपको यहाँ 2-3 कॉप आपको पता होना चाहिए। COP3 जो है उसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम पे से जानते हैं, जिसमें कि पहली बार लीगल टारगेट फिक्स हुए थे। COP21 जो है उसको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड कहते हैं, याद होगा आपको 2015 में। तो ये सब फेमस कॉप हैं, COP3 COP21। E20 पेट्रोल क्या होता है, जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है। इथेनॉल किससे निकलती है, बहुत सारी चीजों से, वो ईख से निकलती है, गन्ने के रस से, और कई चीजों से इथेनॉल जो है प्लांट मटेरियल से निकलती है। उसको मिलाने से थोड़ा हमें राहत मिलती है क्योंकि हम लोग इथेनॉल पैदा कर सकते हैं, तो चीप हो सकता है। जन समर्थ क्या है, व्हाट इज जन समर्थ, रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो इस तरह के स्कीम जो है अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इट इज वन स्टॉप गवर्नमेंट पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि एक ही जगह जाइए, यदि आपको लोन चाहिए गवर्नमेंट से कुछ बिजनेस करने के लिए तो यहां आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं, जन समर्थ पे। व्हाट इज बॉट्स इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में बॉट्स होते हैं कि आपने देखा होगा कि लोग बॉट्स नियुक्त कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी या जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मतलब आदमी नहीं बट कंप्यूटर जाकर के ट्विटर पे कुछ लिख रहा है, लाइक कर रहा है, जिससे कि कोई ट्रेंड जो है वो वायरल हो जाए, लाइक दैट, उसको बॉट्स बोलते हैं। सो इट इज ऑटोमेटेड प्रोग्राम यूज टू इंगेज इन सोशल मीडिया, आदमी नहीं। देखिए यहाँ पे बॉट्स बैठ करके ट्वीट कर रहा है, लाइक कर रहा है। विच वर्ल्ड फेमस वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, ये 2 रिटायरमेंट हो गई है। मिताली राज जो कि कैप्टन भी थी, और झूलन गोस्वामी जो फास्ट बॉलर थी, तो दोनों जो है इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
FATF, ये तो कई बार मैंने बताया है। FATF का फुल फॉर्म जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखती है कि कोई कंट्री जो है टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है जिससे कि वर्ल्ड में टेररिज्म बढ़े, और इसने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में रख दिया, इसलिए ये न्यूज में आ गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट बाय सिपरी, बहुत एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बहुत तरह के सर्वे निकालती रहती है, उनके अनुसार से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल जो किस कंट्री के पास है वो है रसिया। रसिया के बाद यूएसए और फिर चाइना, इंडिया तो बहुत नीचे है। न्यूक्लियर पावर जो नेशन है ये P5 तो है ही, मतलब पांचों जो परमानेंट मेंबर हैं, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया भी माना जाता है, और इजराइल भी की ये भी पोजेस करते हैं। हु आर द मेंबर्स ऑफ वेस्ट एशियन क्वाड? अभी आपने देखा क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। यूएसए ने वेस्ट एशिया में भी एक क्वाड बनाया, उसको I2U2 भी कहते हैं, या I2U2। I2U2 आई दो हैं, यू दो हैं। आई इसमें है इंडिया इजराइल, और यू दो हैं UAE एंड यूएस। तो ये एक तरह का समझिए आप अमेरिका का प्रयास है इन कंट्रियों को इंगेज करके एक जियो पॉलिटिकल अलायंस बनाने का, वेस्ट में भी और इंडो पैसिफिक में भी। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इंडिया, इजराइल, यूएसए, UAE। इंटरनेशनल योगा डे तो मैंने बता दिया 21 जून को होती है। When India started its partnership with ASEAN, तो ये 1992 में सेक्टोरल पार्टनर के रूप में हम लोगों ने शुरू किया। अब एशियन से हम जिस तरह से जुड़े हैं, कब उसके डायलॉग पार्टनर बन गए, कब समिट लेवल पार्टनर, ये देख लीजिए, ये पूछा गया है, DUET में भी पूछा गया है, UGC नेट में भी पूछा गया है। तो इन सब डेट को आप थोड़ा सा याद करना चाहें तो लास्ट मिनट में कर लीजिए। और अभी हम लोग 30 ईयर जो हमारे सेक्टोरल पार्टनर बनने का था 2022 में पूरा हुआ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर मनाया गया न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करके। ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जिसको कि फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसको G33 करते हैं। इसके बारे में और जाके आप पढ़ सकते हैं, तो इतना याद कर लीजिए, शायद आपको यूज हो जाए। यहाँ पे G4 नेशन के बारे में पढ़ लीजिए। ये इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान कहते हैं। ये पूछा सकता है इसमें कौन कौन कंट्री हैं। ये वो कंट्री हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टू देयर बिड टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। आपको पता है कि अभी P5 है केवल, इसमें ये चारों जुड़ना चाहते हैं, तो P9 बनाना चाहते हैं, और उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGCA? DGCA क्यों न्यूज में आया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये इसलिए न्यूज में आया कि अभी काफी सारे एयरलाइन लाइक जो स्पाइस जेट थी उसमें बहुत सारे ट्रबल आए, और उसको उसमें नोटिस भी जारी हुई, तो कई कारणों सिविल एविएशन जो है न्यूज में आ गया। नेम द स्कीम अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ यंग सोल्जर इन इंडियन आर्म फोर्स। इस पे तो कितना हंगामा हुआ, कितने स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए क्योंकि 4 साल के लिए केवल भर्ती की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि 4 साल बाद इन जो युवा सैनिकों को भर्ती की जाएगी उसमें से केवल 25% को रखा जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा, जिसको कि और कहीं नौकरी देने की कोशिश की जाएगी। इसको लेके युवा में बहुत रोष था। अग्निपथ स्कीम इसका नाम था। बाय व्हाट नेम द सुपर मून ऑफ जून इज नोन? चलिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं, क्योंकि उस समय में नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में जो जंगली स्ट्रॉबेरी है वो निकल आते हैं। जो सुपर मून इसको कहते हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, जबकि मून अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट रहता है तो हमको थोड़ा ब्राइट दिखता है, इसलिए उसको सुपर मून कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार सुपर मून जो है साल में आता है। व्हेन एंड वेयर द 14th ब्रिक्स समिट? ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, 23-24 जून को वर्चुअल हुआ था। ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे जितनी चीजें हैं इसको जरूर याद कर लीजिए। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका कब इसको ज्वाइन किया था, ये भी पूछा जाता है। 2011 में ज्वाइन किया, उससे पहले ये जो है ब्रिक था, लेकिन बाद में ब्रिक्स एस हो गया, एस जुड़ गया है। इसकी हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसने एक बैंक फ्लोट किया है जिसका नाम पहले ब्रिक बैंक था, बाद में उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका नाम कर दिया गया। इसके 14 समिट अभी तक हो चुके हैं, और अभी मैंने बताया कि इन लोगों ने यह भी डिसाइड किया है कि एक यूनिफाइड करेंसी जैसे यूरो है उस टाइप का ब्रिक नेशन भी निकाले, उसी में ट्रेड हो। यदि ऐसा होता है तो इंडिया को इससे बहुत फायदा होगा। यहाँ पे ये भी जान लीजिए, लेटेस्ट जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई उसमें 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो आगे का सोच के पूछें। और अपकमिंग G20 जो बैठक है वो 15-16 नवंबर 2022 को बाली में है, उसके बाद इंडिया में होगी।
वैन एंड वेयर रिसेंटली कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट हेल्ड, ये जो है 24-25 जून को किगाली रवांडा में हुआ, ये आप याद कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? वो 54 कंट्री जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे हैं, उसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। एक तरह का बॉन्ड कि चलो हमारा राजा कभी एक था, एक बड़े एम्पायर के तहत है। चूंकि यूनाइटेड किंगडम एक बेनिवोलेंट टाइप ऑफ मतलब एक सिंबल है, तो उसके तहत लोग प्यार से समझिए कॉमनवेल्थ में बने हुए हैं। लेकिन इसको आप कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन से। कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशन। ये वो 15 कंट्री हैं, ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ के अंदर ही, जो अभी भी यूनाइटेड किंगडम के जो राजा या रानी होते हैं, मोनार्क, उन्हीं को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। आप पूछेंगे कि कनाडा का राजा कौन है, तो वो इंग्लैंड का राजा ही कनाडा का राजा है। सेम विथ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और वहां एक गवर्नर जनरल बैठता है जो राजा के या रानी के बिहाफ में वो शासन करता है, और जो उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम राजा के बिहाफ में शासन कर रहे हैं। तो इस तरह की 15 ऐसे कंट्री हैं, आप उनका नाम जो है नेट पे जाकर पढ़ सकते हैं। उसको कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन कहते हैं। विच टू यूरोपियन कंट्री गॉट कैंडिडेट स्टेटस इन यूएन, मतलब कि अब आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकते हो। उसका नाम है यूक्रेन एंड मोल्डोवा। यूक्रेन इंटरेस्टिंग, आप जान लीजिए। और इसी के चलते रसिया उस पर नाराज भी है और लड़ाई हो रही है कि नाटो और यू का मेंबर आप क्यों बनना चाहते हो। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। 27 कंट्री उसके मेंबर हैं। और ये 1992 को मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो हुई थी उससे प्रकाश में आया था। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। ये एक ब्रिज को आप देख रहे हैं, इस ब्रिज का नाम है पद्मा ब्रिज। पद्मा वहां पे नदी है जो गंगा की एक धारा है, ट्रिब्यूटरी है। ये किस कंट्री ने बनाया है? तो ऑफकोर्स बांग्लादेश ने बनाया है। वहां पे जमुना, पद्मा, ये सब गंगा के जो है नेम है। एज पर द रिसेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अनदर एक वेरी प्रतिष्ठित मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो सर्वे करते रहती है डिफरेंट टाइप का। उसने एक सर्वे में ये कहा कि सबसे जो रहने लायक शहर है, जहां के आप सबसे खुश रह सकते हैं, बहुत तरह की सुविधाएं हैं, वो ऑस्ट्रिया में की जो वियना जो राजधानी है वो रहने लायक है। और सबसे जो खराब सिटी जहां आपको नहीं रहना चाहिए वो है दमास्कस सीरिया में, लागोस नाइजीरिया में, ट्रिपोली लीबिया में। इसके अलावा एक और सर्वे हुई, आपको ऑफकोर्स किसने किया है मुझे याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें यह कहा गया कि जो सबसे शोरगुल भरा हुआ जो शहर है पूरे दुनिया में वो है ढाका। तो ये आप याद रखिएगा। इंडिया में शायद मुरादाबाद सेकंड नंबर पे था, ये भी चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से मैं बोल रहा हूं। यूएसए's रिसेंट इनिशिएटिव इन इंडो पैसिफिक कॉल्ड पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, एक और इनिशिएटिव यूएसए ने लिया। पहले तो उसने आईपीईएफ बनाया, उसके पहले क्वाड बनाया था, अब वो जो है एक पीबीपी बनाया, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक क्या है कि जितने पैसिफिक नेशन में छोटे छोटे आइलैंड है, समोआ एंड इस टाइप के, सोलोमन एंड मेनी अदर आइलैंड, उन सब को जुटा करके वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड कंट्री को। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सेनकाकू आइलैंड, क्योंकि ये एक बार जो है 9 डैश लाइन पूछा हुआ था डीयूईटी में या जेएनयू में, इसलिए मुझे लगता है कि इसको आपको पता होना चाहिए। सेनकाकू आइलैंड जो है आप देख सकते हैं ईस्ट चाइना सी में, यहां पे एक अनमैन्ड आइलैंड, इसमें कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन इसको लेके जो है विवाद चाइना और जापान के बीच में काफी हुआ इस बीच में, इसलिए ये न्यूज में आ गया सेनकाकू आइलैंड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि रसिया ने 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को हड़प लिया था। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं कई वीडियो में, कि यह पहली बार नहीं है कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके कुछ रीजन को हड़पने की कोशिश की है। यह दूसरी बार हो रहा है अभी हाल में। 2014 में पहली बार हुआ और उसने क्रीमिया नाम के उसके पेनिनसुला को, जो समुद्र में लटकी हुई पूंछ रहती है उसको पेनिनसुला कहते हैं, उसको हड़प लिया था। और उस पे चूंकि वो जो क्रीमिया है वो रसिया से थोड़े पानी से अलग है, मतलब जैसे क्रीमिया ऐसा है और रसिया यहाँ बहुत बड़ा सा, तो बीच में उन्होंने पानी से कैसे जाएंगे क्रीमिया में, कैसे शासन करेंगे, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया। वो पुल पे जो है मोटर चला करके पुतिन खुद ही गए थे, एक बहुत बहुत बड़ा सा पुल बनाया, समझे किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर समुद्र के ऊपर, और उस पुल को अभी उड़ा दिया गया। रसिया का मानना है कि ये यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन में पूरी खुशी हुई और कि वो पुल टूट गया तो हमारी दास्ता का जो गुलामी का प्रतीक था वो खत्म हो गया। लेकिन उसके अगले ही दिन इतना ताबड़तोड़ कीव पे जो है, कीव जो उसकी राजधानी यूक्रेन की, उस पर रूस ने हमला कर दिया मिसाइल से।
हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो टेररिज्म इन सब की इन्वेस्टिगेट करती है, उसके चीफ बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। इसी से जो है आप क्लू लेकर के जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे याद कर लीजिए, नए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो बिपिन रावत जी के डेथ के बाद बने हैं उनको याद कर लीजिए, न्यू जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी उनको भी याद कर लीजिए, के वेणुगोपाल के बाद बने हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है जो 26/11 के अटैक जो मुंबई में हुए थे उसके बाद बनी है। गूगल टैक्स क्या है, ये पूछने का चांस बहुत कम है। ये वो टैक्स है, यहां पढ़ लीजिए, जो कि जो मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कंपनी लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वो सब टैक्स चोरी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इंडिया में तो कोई बेस है ही नहीं और अपने सारे जो प्रॉफिट होता है उसको कहीं और शो करते हैं, क्योंकि यहां उनका कोई ऑफिस नहीं, तो वर्चुअल सब चलता है, लेकिन यहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं। तो उसको एक तरह का टैक्स करने की कवायद है डेवलपिंग या अदर कंट्रीज की, उसको गूगल टैक्स नाम दिया गया। गूगल सबसे बड़ी कंपनी है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब जो है लास्ट में मैं आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसको बता रहा हूं, क्योंकि ये दो तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे अभी यूजीसी नेट में पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज कीजिए, और इसके बारे में पूछा सकता है कि ये क्या है। तो देखिए, आयुष्मान भारत जो है 2018 में लॉन्च हुई थी। ये सभी गरीब परिवारों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देता है कि यदि कोई परिवार पर फैमिली, यदि कोई परिवार में कोई बीमार हो जाए तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं और 5 लाख तक का खर्चा जो है उससे मिलेगा। उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करती है, बहुत थोड़ा सा जो है उस गरीब परिवार को देना पड़ता है। आयुष्मान भारत तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक अलग है, ये इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका पर्पस ये है कि पूरे जो डेटा है, मेडिकल डेटा, कहां किसका इलाज कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री ट्रैक, ऑफ कोर्स उसमें प्राइवेसी का भी इशू बहुत बड़ा आने वाला है, तो वो उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए जिससे कि हम आगे इस तरह के रोगों का और निपटारा कर सकेंगे। अच्छा, इस रोग का मान लीजिए कोई पेशेंट आया था एक पिकुलर बीमारी लेके, और यदि उसका पूरा ट्रैक मिल जाए कि इस तरह से उसको ठीक किया गया था, तो फिर कोई दूसरा पेशेंट आएगा तो उसको उसी तरह से ठीक किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है 2020 में लॉन्च हुआ। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। मेन है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको अपना जो है खुद प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है। जो तेल की निर्भरता है या अदर एनर्जी की निर्भरता है उसको हमको खत्म करना है। पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उसका ही सहारा लेकर के जो है जो फ्री अनाज देने का जो कोरोना काल में चला, जिसको गरीब कल्याण अन्न योजना कहा गया, अन्न जोड़ा गया 2020 में हुआ और उसमें रोजगार जोड़ा गया। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि माइग्रेंट लेबरर जो भाग भाग के पूरे इंडिया से कोरोना काल में अपने गांव गए उनको रोजगार देने के लिए किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो 2018 में, जो 2019 के चुनाव के पहले लागू किया गया था। इसमें किसानों को, हर किसान को हर क्वार्टर में 2000 रुपये जो है दिए जाते हैं, 2000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि। जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ। इसका एम है कि हर गांव के घर में स्वच्छ पीने का पानी, हर घर नल योजना भी उसके तहत है, मतलब हर घर में जो है स्वच्छ पीने का पोर्टेबल वाटर को मुहैया कराया जाए। मिशन कर्मयोगी जो है 2020 में लॉन्च हुई। इसका पर्पस मैंने बताया भी कि जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग दे करके उस तरह से नए बदलते हुए परिवेश में ढालने की कोशिश। और स्कीम देखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको पीएम स्वाव निधि कहते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, आप जानते हैं इंडिया स्ट्रीट वेंडरों का है। लाखों लाखों लोग जो स्ट्रीट पे खोमचा, ठेला और ये लगा करके बेचते हैं, उनके लिए जो है एक तरह का लोन देने का है कि वो ले सकते हैं और फिर से अपने धंधे को जमा सकते हैं, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन में बेचारे लोग बैठ गए हैं। समर्थ स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कपड़ा सेक्टर है उसमें उसकी कैपेसिटी कैसे बुनकरों को जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग करे और ट्रेनिंग दे जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। समर्थ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च हुई थी। आप उसका नाम ही समझ सकते हैं कि ये मतलब अच्छे जो हैं गाय और भैंस और बोवाइन जो है वो पॉपुलेशन बने, जिससे कि दूध और उनका जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमको ज्यादा मिल सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2021 में लॉन्च हुई। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए था। अब तो इसमें सर्विसेज भी जोड़ दी गई है कि यदि जैसे मान लो अपने कंट्री में ही यदि आप इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाओगे, गुड्स बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे, मोबाइल बनाओगे, तो आपको जो है हम कुछ
इंसेंटिव देंगे पैसे के तौर पे, कुछ टैक्स में छूट देंगे, कुछ आपका और पैसे में हम आपको एक तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे। इसको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब खुद यहां मैन्युफैक्चर करो। ये कई सेक्टर इसमें 8-9 उद्योग को इसमें जोड़े गए हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ हेल्प होगा। जिस तरह से मैंने डायनेमिक को स्टैटिक से लिंक किया उसको गौर कीजिए और उसको आप भी करने की और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी करंट इवेंट को देखते हैं तो उसी तरीके से देखिए कि कैसे इसको अपनी किताब से हम जोड़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने लास्ट मिनट प्रेप गाइड नहीं लिया है तो ले लीजिए, आप लास्ट डे तक ले सकते हैं और आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। इसकी लिंक यहाँ दी गई है। बहुत जल्द मिलेंगे। मेरे मन में है कि लगभग रोज एक एक वीडियो आपके 17 तारीख के पहले, मतलब 16, आज 13 है तो 14, 15, 16, मतलब 3 वीडियो जरूर लाएं, जिससे कि आपको डीयूईटी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं, सेम वे जैसे मैंने दिया था यूजीसी नेट के लिए। वो एक अलग तरह का वीडियो होगा। वेट फॉर दैट। बाय।